पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि राजस्थान का एक बच्चा जो बाद में एक गैंगस्टर बन जाता है, जो जातिगत लड़ाइयों में प्रवेश करता है और रसूख के चाहत में आगे बढ़ता है और फिर बन जाता है एक खतरनाक गैंगस्टर, आनंद पाल सिंह। आनंद पाल सिंह की आगे की कहानी अब हम सुनेंगे इस एपिसोड में। अब राजस्थान की पुलिस जब जब उसका नाम सुनती डर से कांप जाती। डर की वजह भी थी। शराब तस्करी, हथियारों की तस्करी, अवैध खनन का माफिया बन चुके आनंद पाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसने क्रूरता की नई परिभाषा लिख दी थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जिस तरह से उसके गैंग के लोग और वो हत्याओं को अंजाम देता था, मानो मौत उनके लिए बस एक खेल बन गया था जिसमें उन्हें मजा आता था। पुलिस फाइलों में दर्ज बयान बताते हैं कि आनंद पाल की गैंग के हत्याकांड इतने भयानक थे कि सुनकर भी दिल थरथराने लगता था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नानू राम का हाल ऐसा था कि उसे पंखे की मदद से उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन काटने की कोशिश की गई। पूरी गर्दन नहीं कट पाई तो अधूरी गर्दन लटकती छोड़ दी और फिर शरीर के बाकी हिस्से को काटा गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद इन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गला दिया गया और सबूत ना बचे इसलिए उसके दांत और हड्डियों को पीसकर पानी में बहा दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस को नागौर जिले के लाडनू के एक फार्म हाउस पर आनंद पाल के निशान मिले। ये फार्म हाउस आनंद पाल का था। 8 बीघे में फैला हुआ और 2 मंजिल का बना, जिसमें एक बेसमेंट भी था। पुलिस वाले वहां पहुंचे। उन्होंने जो देखा और जो तस्वीरें ली उसके मुताबिक यह आनंद पाल सिंह का किला था, जिसमें टॉर्चर रूम भी थे और किसी भी खतरे से निपटने के लिए लोहे के गेटों में बड़े बड़े ऐसे सुराख थे जिनसे हथियार लेकर बुलेट प्रूफ किले से बाहर गोली चलाई जा सकती थी। फार्म हाउस का बेसमेंट वैसा ही था जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। पूरा घुप अंधेरा, 8 फीट ऊंचा और बस एक ही रोशनदान की झलक उसमें आती थी। इसमें छोटे छोटे लोहे के चेंबर बने थे, यानी पिंजड़े, जिसमें किडनैप करके लोगों को रखा जाता था। एक कमरा तो ऐसा था जो चमगादड़ों से भरा था। 300 से ज्यादा चमगादड़, यानी अगर किसी को यहां रखा जाए तो कुछ ही घंटों में वो टूट जाता होगा। डर का ये वहां पर आलम था। यहां तक कि यह माना जाता था कि जब तक वसूली नहीं मिल जाती, लोगों को यहां बंद रखा जाता था ताकि उनको भीतर तक तोड़ा जा सके और वसूली को अंजाम दिया जा सके। उसी फार्म हाउस की पहली मंजिल पर बड़ी बड़ी गोलाकार खिड़कियां थीं, जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी दुश्मन गेट के सामने, घर के सामने जो गेट था वहां पर आए तो उसे निशाना बनाकर फायर किया जा सके। खिड़कियां इतनी मोटी थीं कि उन पर गोली का असर भी नहीं पड़ता था। आनंद पाल ने ये खुद इसे तैयार कराया था और ऐसा इसलिए ताकि कभी पुलिस इस फार्म हाउस को घेर ले या फिर कोई विरोधी गैंग धावा बोल दे तो आसानी से मुकाबला किया जा सके। वहीं छत को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई आर्मी टैंकों से भरी हुई छत है। चारों ओर बने बंकर नुमा ढांचे थे जिनसे आसानी से निशाना साधा जा सकता था। यानी आनंद पाल ने जैसे युद्ध की तैयारी कर रखी थी और उसे पता था कि कभी न कभी वो पुलिस के घेरे में आ ही जाएगा और अपने इस फार्म हाउस को उसने एक किला बना दिया था। हालांकि उसकी ये संपत्ति 2016 में कुर्क की गई और अब वहां पर एक सरकारी कन्या स्कूल चलता है।
अब चलिए थोड़ा सीन बदलते हैं, वापस 2006 में चलते हैं। जैसे राजू ठेहट के लिए उसका दोस्त बलबीर बानुड़ा जीवन के एक मोड़ पर आकर दुश्मन बन गया, उसी तरह बचपन का आनंद पाल का दोस्त जीवन राम गोदारा, वही जीवन राम गोदारा जो राजपूतों के विरोध के सामने आनंद पाल के सामने खड़ा हुआ था और उसकी शादी में उसे घोड़ी पर बिठाया था, वो दोस्त जुर्म की दुनिया में भी आनंद पाल का साथ दे रहा था, लेकिन शराब की तस्करी में शक की एक सुगबुगाहट की वजह से जीवन राम गोदारा ने आनंद पाल सिंह के दोस्त एक पूर्व फौजी और अवैध शराब की तस्करी से जुड़े मदन सिंह राठौड़ को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं बचपन से ही आनंद पाल का दिमाग बहुत तेज चलता था, उसे पता था कि कब और किस तरह से जिंदगी में मौके आते हैं और उन मौकों को कैसे भुनाया जाता है। आनंद पाल के लिए मदन सिंह राठौड़ की हत्या एक मौका थी। अप्रैल महीने में गोपाल फुगावट जो एक जाट नेता था, उसे मारने की वारदात में आनंद पाल का नाम आ चुका था। इसके पहले भी आनंद पाल पर एक जाट को मारने का मामला साल 2000 में आया था, जब वो इलेक्शंस में था। उस समय इस पर इल्ज़ाम लगे थे और अब उसके पास एक और मौका था अपने ही जाट दोस्त जीवन राम गोदारा को मारकर अपने खून को राजपूत खून साबित करने के लिए। आनंद पाल सिंह ने अपने उस जाट दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, जिसने उसे जातिगत प्रताड़ना से बाहर निकालने में मदद की थी और राजपूतों के सामने कंधे से कंधा मिलाने में पिलर का काम किया था। 27 जून 2006 की बात है। दोपहर के समय में नागौर के डिडवाना के आसमान में बादल छाए हुए थे। पूरे सीन को जरा इमेजिन करिए। बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। डिडवाना कस्बे के गोदारा मार्केट की दुकान है, पाटीदार बूट हाउस। वहीं पर बैठे 4 लोग मौसम का मजा लेते हुए चाय पी रहे थे, आपस में गप कर रहे थे और तभी एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। जो लोग बाहर आते हैं सब मुस्कुराते हैं। चाय पी रहे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े ही हुए थे कि धाएं 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 9mm की पिस्टल से निकली गोलियां जीवन राम गोदारा को लगती हैं। वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। उसका दोस्त आनंद पाल ही उसका कातिल था और उसे इसका अफसोस नहीं होता, बल्कि वो मन ही मन आने वाले कल को देख लेता है। अब राजपूतों को मानना होगा कि मैं असली राजपूत हूँ। मैंने अपने जाट दोस्त को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने एक राजपूत मदन सिंह राठौड़ को मार दिया था। अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो जाती है। उसके जहन में आवाज़ उठती है कि अब शराब का धंधा भी पूरा का पूरा मेरा हो गया। हुआ भी ऐसा ही कुछ ही समय में वो लड़का जिसे अपनी शादियों में राजपूत बुलाना तौहीन समझते थे, अब वो लड़का राजपूतों की शान बन गया था। आनंद पाल के रावना राजपूत की नस्ल को नज़रअंदाज किया जाने लगा। अब आनंद पाल की पैठ सियासी गलियारों में भी बढ़ने लगी और अपराध की अंधेरी दुनिया में भी। और जैसे जैसे पहचान बढ़ी वैसे वैसे उसके गैंग में इतने बदमाश शामिल हुए कि एक समय में उसके पास 100 से अधिक शार्प शूटर्स थे। अब आनंद पाल सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि अपने समुदाय, अपने राजपूत समुदाय के लिए एक प्रतीक बन चुका था। राजस्थान के कई शहरों, नागौर में, जयपुर, सीकर, बीकानेर में उसके खिलाफ केस दर्ज हुए। बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी। हत्या, वसूली, धमकी, किडनैपिंग, मतलब ये सारे आरोप लगते रहते थे। मारपीट। लोग कहने लगे थे कि जब राजपूतों की शान को ठेस पहुंचती है तो आनंद पाल पैदा होता है। इस पूरे माहौल में सोशल मीडिया का ज़माना भी शामिल हो गया। आनंद पाल के फेसबुक पेज पर उसकी स्टाइलिश तस्वीरें, फर्राटेदार गाड़ी चलाना, गन के साथ फोटो पोस्ट करना, 150 पुशअप लगाना, बाइसेप्स दिखाना,
यूथ में उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। मतलब यूथ के सिर पर ऐसा चढ़ा आनंद पाल कि उस वक्त की एक दास्तां सुनाते हुए एक लोग लिखते हैं कि उनके दोस्त ने 16 की उम्र में अपने ऊपर पुलिस केस दर्ज होने पर गर्व महसूस किया और अपना पूरा जेब खर्च आनंद पाल जैसा दिखने के लिए खर्च कर दिया। मतलब गॉगल्स खरीद लिए, जैकेट खरीद ली और साथ में खिलौने वाला एक हथियार भी खरीद लिया जो AK-47 जैसा दिखता था। इस बीच में आनंद पाल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके अपराध करने के वहशी तरीके उसकी गैंग के लोगों में भी देखने को मिलने लगा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि एक बार तो खनन के धंधे में वसूली करने के लिए पहुंचे आनंद पाल के बदमाशों ने एक सेल्समैन को पहले मारा पीटा, उसके हाथ और पैर तोड़ दिए और फिर उसकी छाती पर बैठकर उसे गोली मार दी, उसे मार डाला। 18 जून 2012 आनंद पाल के दोस्त राजू ठेहट के जानी दुश्मन बलबीर बानुड़ा को शराब की दुकान पर एक सेल्समैन को मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आनंद पाल भी वांटेड था। दरअसल 29 जून 2011 की दोपहर चूरू जिले के सुजानगढ़ में एक देसी शराब के ठेके पर 2 स्कॉर्पियो में बलबीर बानुड़ा और आनंद पाल गैंग बदमाशों के साथ पहुंचे। कुल 14 बदमाश थे। उनकी फौज पहुंच गई एक तरह से और उतरते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में राकेश नाम के एक सेल्समैन की मौत हो गई और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसे आनंद पाल ने अंजाम दिया। जाटों पर गोलियां बरस रही थीं और आनंद पाल राजपूतों का हीरो बन रहा था। इस बीच में 13 नवंबर 2012 को जयपुर के एक फार्म हाउस पर राजस्थान ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और SOG ने छापा मारा और जीवन राम गोदारा मर्डर केस में आनंद पाल सिंह और दातर सिंह को अरेस्ट कर लिया। अब सोचिए, उनके पास एक AK-47 मिली, 500 कारतूस मिले, 6 दूसरे राइफल और एक अमेरिका की बनी कार्बाइन मिली। इतनी तादाद में हथियार थे, 500 गोलियां। आखिर आनंद पाल क्या करने वाला था? गिरफ्तारी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि बॉस कुछ नहीं है, यह सब तो नाटक है। राजू ठेहट से बचने के लिए आनंद पाल पुलिस प्रोटेक्शन में चला गया है। वैसे सच्चाई कुछ और थी। आनंद पाल का ना तो वसूली का धंधा रुका, ना ही शराब तस्करी। उल्टा जेल में रहते हुए उससे पंजाब और राजस्थान के नेता मिलने के लिए पहुंचे थे, जिससे माना जा सकता है कि या तो वो पॉलिटिकल कनेक्शन बना रहा था या पॉलिटिकल लोगों के काले कामों को अंजाम दे रहा था। हालांकि इस दौरान वो अलग अलग जेल में रहा, लेकिन साल 2014 में 24 जुलाई की शाम 5:45 का समय था। बहुत खतरनाक ये समय था। इस समय ऐसी वारदात होने वाली थी जो पूरे राजस्थान को हिला गई। जेल में एक ही वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में मौजूद थे आनंद पाल सिंह और उसका दोस्त बलबीर बानुड़ा और तभी एक तीसरा कैदी जयप्रकाश सहारन 9mm की एक रिवॉल्वर से हमला बोल देता है। सोचिए, जेल के अंदर एक वार्ड में घुसकर एक कैदी 9mm की रिवॉल्वर से हमला बोल देता है। एक के बाद एक उसने सामने खड़े बलबीर बानुड़ा, आनंद पाल और आनंद पाल के एक और गुर्गे नेमीचंद पर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। 8 गोलियां उसने दागी। पास में खड़े बलबीर बानुड़ा को 2 गोलियां लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। आनंद पाल को एक गोली लगी, वो जख्मी हो गया। एक गोली नेमीचंद को भी लगी, वो भी जख्मी हो गया। लेकिन दोनों ने हमलावर जयप्रकाश सहारन को धर दबोचा और उसे वहीं पर इतना पीटा, इतना मारा, मतलब जो हाथ लगा, जो चीज़ दिखी उसी से मारना चालू कर दिया। और इस बीच में उनके हाथ लग गई एक ईंट। बताने वाले बताते हैं कि आनंद पाल ने इस ईंट से जयप्रकाश सहारन को कूच कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया।
बाद में पता चला कि ये पूरी साजिश राजू ठेहट की थी, जिसने गोपाल फोगावट की हत्या का बदला लेने के लिए पुलिस वालों से मिलकर जेल के अंदर हथियार भिजवाया और इस कांड को अंजाम दिया। हालांकि इसमें आनंद पाल सिंह बच गया और एक बार फिर राजपूतों की नज़र में वो हीरो बन गया। इस घटना के बाद ही आनंद पाल सिंह को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया और आनंद पाल को लगने लगा था कि जेल में वो सुरक्षित है। नहीं, हाँ, और आनंद पाल को यह लगने लगा था कि वो जेल में सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उसने जेल से फरार होने का प्लान बनाया और 3 सितंबर 2015 को फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। फरार होने पर जिस आनंद पाल पर अब तक 1 लाख रुपए का इनाम था, वो बढ़कर 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। फिर उसकी तलाश शुरू हुई और 24 जून 2017 को अमावस की काली रात थी। चूरू जिले के मालासर गांव में एक घर को आनंद पाल सिंह को एक एनकाउंटर में पुलिस वालों ने ढेर कर दिया। आनंद पाल सिंह को 6 गोलियां लगी थीं। उसकी लाश के पास AK-47 के 192 खोखे मिले थे। जब वो मारा गया तब उसने अपना हुलिया बदल लिया था। चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ नहीं थी। एक नीले रंग की जींस पहनी थी और ग्रे कलर की एक टी-शर्ट पहनी थी। आनंद पाल का कुछ यूं 42 साल की उम्र में खात्मा हो गया। इस एनकाउंटर पर सवाल उठे, लेकिन पुलिस की कहानी कहती है कि उन्हें लोकेशन मिली, उन्होंने एक फुल प्रूफ ऑपरेशन चलाया और बोला कि उस रात की कहानी फंबल हो गया। चलो नेक्स्ट। मैं उस रात की कहानी आपको अपने अंदाज में सुनाता हूं। हालांकि ये उस समय के ADGP NRK रेड्डी की बताई कहानी के आधार पर है। जून 24 की उस काली रात को राजस्थान SOG और कमांडो के साथ हरियाणा पुलिस भी शामिल थी। हरियाणा पुलिस ने बाहरी सीमा पर कड़ी नजर रखी, तो दूसरी ओर चूरू पुलिस ने मुख्य मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पीछे से SOG और ERT के कमांडो तैयार खड़े थे। चूरू SP की अगुवाई में एक और यूनिट ने मुख्य गेट को एक पुलिस कार से ब्लॉक कर दिया था। कार सीधे घर के बाहर पार्क की गई थी ताकि किसी भी क्रॉस फायर के हालात में पुलिस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। घेराबंदी के बाद टीम ने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर छानबीन शुरू की। हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी। तब तक अचानक एक कमरे से आवाज सुनाई दी। उस कमरे में श्रवण सिंह और उनके परिवार को बंद कर दिया गया था। इस बीच में एक टीम ने छत की ओर रुख किया। छत पर मौजूद 2 कमरों में से एक में तेज रोशनी दिख रही थी। पुलिस ने देखा कि उस कमरे से हलचल हो रही है। पुलिस ने चेतावनी के लिए हवा में गोली चलाई और सरेंडर के लिए कहा। अंदर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। सामने ऐसा सीन था कि जैसे किसी फिल्म का एक्शन सीक्वेंस हो। आनंद पाल को बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने घेर रखा था। आनंद पाल अंधाधुंध फायरिंग करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने लगा और फिर सीढ़ियों की तरफ निकला ताकि फरार हो सके। पुलिस को पता नहीं था कि अंदर से फायर कौन कर रहा था। फिर पुलिस ने एक चाल चली और एक बड़े शीशे को छत पर कमरों की तरफ रुख करते हुए रख दिया। आनंद पाल उसमें दिखा। उसकी मूवमेंट भी पुलिस को उस आईने में दिखने लगी। वो सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीढ़ियों पर कमांडो खड़े थे। पहले वो रुका, फिर उसने उन पर फायरिंग झोंक दी। इसके बाद उसे एक के बाद एक पुलिस की गोलियां लगती चली गई, लेकिन आनंद पाल फिर भी नहीं रुका। वो आखिर तक अपनी AK-47 से गोलियां चलाता रहा, लेकिन आखिरकार ढेर हो गया। पुलिस वाले तो कहते हैं कि अगर फायरिंग के दौरान 1 सेकंड की भी देरी होती, मतलब रिएक्शन टाइम अगर उनका कम हो जाता, तो शायद एनकाउंटर का ये परिणाम कुछ और होता।
लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आनंदपाल के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान कई सवाल उठे भी, जिसमें आनंदपाल के शव के पास जो पुलिस की बंदूक से चली गोलियों के खोखे थे, वो बता रहे थे कि आनंदपाल को छत पर पहुंचकर पुलिस वालों ने गोली मारी थी। आनंदपाल के भाई ने गवाही दी कि उसके सामने आनंदपाल सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन पुलिस वालों ने उससे थोड़ी देर बात की और फिर उस पर एक के बाद एक फायरिंग कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के निशान बताते हैं कि आनंदपाल को क्लोज रेंज से गोली मारी गई और इन्हीं सब वजहों से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया और 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर का केस चलाने का आदेश दे दिया है। अंत में आनंदपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध की दुनिया अपनी चमक दमक से आकर्षित करती है, लेकिन इसकी राह का अंत हमेशा अंधकारमय और दुखद होता है। जब हम अपने आप में सच्चाई, नैतिकता और इंसानियत को अपनाते हैं, तभी हम अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे राह कितनी भी चमकीली क्यों न लगे, अंत में सही रास्ता वही है जो इंसानियत और न्याय की ओर ले जाए। आज रंगबाज के इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।